है गाइस, मेरे चैनल का नाम गणेश ट्यूशन टीचर। आइए आज बीएससी का पहला चैप्टर नेचर ऑफ सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। है गाइस, पहला चैप्टर का हमारा नेचुरल ऑफ सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट का है। अब ये टॉपिक पार्ट 2 का मैनेजमेंट इज साइंस आर्ट एंड प्रोविजन। साइंस का है, इट रेफर्स टू अ सिग्निफिकेशन बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टन जनरल ट्रूथ। ये एक बॉडी है जो सिग्निफिकेंट नॉलेज प्रोवाइड करती है जनरल ट्रूथ पर। इसमें कुछ करेक्टर्स हम पढ़ लेते हैं। पहला है सिग्निफिकेशन बॉडी ऑफ नॉलेज। उसके मीनिंग है साइंस इज़ अ सिग्निफिकेंस बॉडी ऑफ नॉलेज। जो साइंस है वो सिग्निफिकेंस बॉडी ऑफ नॉलेज है। उसमें कुछ प्रिंसिपल रिलेशनशिप करते हैं सिग्निफिकेशन ऑफ नॉलेज पर। और इसमें इसके टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट में आता है साइंस के में। मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ systematic body of knowledge because it has its own theory and principle which are developed by the management except after year of research। इसमें एक मैनेजमेंट है जो सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज है प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल के थ्रू और डेवलप्ड मैनेजमेंट करता है। सेकंड है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। The principle of science are first developed those observation and the test those repeated experimented under कंट्रोल कंडीशन। जो एक प्रिंसिपल ऑफ साइंस है वो एक पहला डेवलप्ड हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वो एक्सपेरिमेंट जहाँ पर हुआ था उसके कुछ कंडीशन थे जिसके प्रोवाइड पे जहाँ से हमारे प्रिंसिपल को सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोवाइड हुई थी। ठीक है, इसमें है आफ्टर अप्लाइंग दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट टुक ईयर फॉर द कलेक्शन ऑफ फैक्ट दे आर एनालाइजिंग एन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसमें हमारा जो मैनेजमेंट है उसको अप्लाई करा था, साइंस ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करा था कुछ कैरेक्टरिस्टिक में, जैसे एक्सपेरिमेंटेशन हो गया हमारा, एनालाइजिंग हो गया, और तीसरा है हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। ऑल द प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड दे कैन बी अप्लाइड ऑफ एनी टाइम एंड इट एवर सिचुएशन। जितने भी प्रिंसिपल हैं वो ट्रूथ मतलब उनको सही लगता है अप्लाइड टाइम और उसके कुछ सिचुएशन, समय और उसके कुछ सिचुएशन होते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं हमारा इन द फाइल्ड बट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कंसिडर टू बी बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड दे एवरी सिचुएशन। जो एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो ट्रूथ मतलब वो ठीक तो है कंडीशन के हिसाब से, पर उसमें वो बैठ नहीं रहा ढंग से। ठीक है, आइए अब इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं। इसमें हमारा जो कंक्लूजन है वो एर्नेस्ट डेल, जो कि एक मैनेजमेंट को सॉफ्ट साइंस प्रिंसिपल नॉट गाइड। ठीक है, इसके अंदर हमारा आता है दूसरा है मैनेजमेंट एज अ आर्ट। सीधा सीधा फंडा है इसका जो मैं बताऊं आपको, ज़्यादा इसमें कोई मत्था पिची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला जो मैं बताऊं ना आपको आपको जो मैं नोट्स दे रहा हूँ वो नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले। ये नोट्स आपको एकदम आपके बोर्ड में 95% आपके ज़रूर आएंगे। जो भी ये वीडियो मेरी देख रहा है और मेरी वीडियो को देखकर इंस्पायर हो रहा है वो पक्का 95% ज़रूर लाएगा। ये लिखवा के ले लो मुझसे। बाकी अब मैं बताता हूँ आपको मैनेजमेंट एज अ आर्ट। मीनिंग आर्ट, इट रेफर्स टू द पार्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एक्साइटिंग नॉलेज स्किलफुल। क्या है? एक मैनेजमेंट है, वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर नॉलेज, उसके कुल स्किल्स होते हैं। जैसे हमारे पास कुछ नॉलेज है तो हम नॉलेज है तो हमारे क्या है उसके अंदर हमारे क्या है, जैसे हम कोई चीज़ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी व्यक्ति से, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उसकी नॉलेज को देखते हैं, उसके अंदर का ज्ञान देखते हैं, उसमें कितना ज्ञान है। ज्ञान के हिसाब से तो बताएगा वो। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि क्या नाम है, बिजनेस स्टडी क्या है,
कुछ बंदे क्या है बिजनेस स्टडी को पहचान नहीं पाते, तो कुछ बंदे क्या है बिजनेस स्टडी के बारे में गहराई से जानते तो वो बता देते हैं। ये चीज़ है नॉलेज ऑफ स्किल, ये चीज़ है। और इसके चलो हम आपको बताते हैं कैरेक्टर्स ऑफ, इसके कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ मैं। पहला है इसमें एक्साइटिंग ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, ठीक है। एक्साइटिंग ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज होती है, ठीक है। इसमें मीनिंग है इसका, आर्ट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सर्टन थियोरेटिकल नॉलेज। इसमें क्या है, आर्ट जो है वो बेस है सर्टन थियोरेटिकल नॉलेज पर। और टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ आर्ट इन दिस कंटेंट मैनेजमेंट is an art as a lot of literature is available in various area of management like marketing, finance, human resource। इसमें क्या है, 3 तरह के हमारा टेस्टिंग होती है मैनेजमेंट ऑफ आर्ट्स में। पहला हो जाता है मार्केटिंग, दूसरा हो जाता है फाइनेंस, तीसरा हो जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। अब आता है इसके अंदर पर्सोनाइज्ड एप्लीकेशन, जो कि द पार्टिकल यूज ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज वेरियस फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक। इसमें क्या है, जो पार्टिकल यूजेस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज है वो इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मतलब जो पार्टिकल है वो एक को दे के दूसरे को दे रहा है, फिर दूसरे को दे के एक उसको दे रहा है। मतलब पहले व्यक्ति ने दूसरे को दिया, फिर दूसरे व्यक्ति ने पहले को दे दिया। जैसे मतलब ये है, मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने उसको दे दिया, ठीक है, सेकंड हैंड में, फिर उसने मुझको ही रीसेल कर दिया। ये होता है पर्सोनल एप्लीकेशन का, ठीक है। मैनेजर ऑल्सो अप्लाइड थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली। देखो इसके अंदर यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैंने समझाया कि मतलब जैसे एक हमने फ्रिज खरीदा, फ्रिज खरीदने के बाद मैंने फ्रिज अपने दोस्त को दिया, मेरे दोस्त ने फिर मेरे को दे दिया रीसेल। तो इसका मतलब होता है, जैसे मैंने इसमें लिख रहा है मैनेजर है, मैनेजर ने डिप्टी मैनेजर को दिया होगा, डिप्टी मैनेजर मैनेजर को दे दिया जो भी उसने पार्सल दिया होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, आप समझ ही गए होंगे, इतना तो मैंने समझाया जो आप समझ गए होंगे, आप तो खुद ही ज्ञानी हो। और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिवली टू गेट द perfection in art condition and creative practice of theoretical knowledge is a must। मैंने वही तो कहा कि इसके अंदर कुछ आर्ट है, ठीक है, इसमें कुछ क्रिएटिविटी, जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने एक नोट्स की प्रैक्टिस करी, जैसे मैंने एक पहला चैप्टर पढ़ा, ठीक है, बीएसटी का पढ़ा या मैंने इको का पढ़ा, ठीक है। उसमें से जब मैंने एक चैप्टर की गहराई पढ़ी, गहराई पढ़ने के बाद मुझे उसके कुछ प्रैक्टिस, तो मैं उसको प्रैक्टिस करूंगा, जब भी तो मेरे को समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा। यही कहने का इसके पॉइंट का मतलब यही कहने का है, और कुछ कहने का मतलब नहीं है। दूसरे में मैं बता देता हूं आपको, जस्ट एज अ आर्ट कैन बी embellished with the help of practice in the same way managerial skill improve। मतलब आपको आप प्रैक्टिस करते वक्त आपको अपने स्किल को इम्प्रूव करना है, ठीक है। नहीं करोगे तो आप ही का ही लॉस होगा, करोगे तो आप ही का ही फायदा होगा, ठीक है। अब मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको। अब इसमें आता है हमारा कंक्लूजन। देयरफॉर वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज बोथ एज साइंस एज वेल एज आर्ट। इट इज देयर फॉर reasonable treat management both as well as साइंस एंड आर्ट। इसमें क्या होता है, वो थोड़ा इसमें ना जो गूगल बाबू ने लिखा हुआ है तो इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक आ जाती है, आप सही कर लेना। बाकी जो इसके अंदर बता रहा है, इसके अंदर एक मैनेजमेंट है जो साइंस एज वेल एज आर्ट, साइंस और आर्ट दोनों को प्रेफर करता है ट्रीट मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा। चलो मीनिंग पढ़ते हैं अब, मीनिंग ऑफ प्रोफेशन का। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिकल एक्टिविटी विच इज़ कंडक्ट बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल knowledge and skill which is used imparted to serve various section of society। इसके अंदर क्या कह रहा है, इकोनॉमिकल एक एक्टिविटी है प्रोफेशन की, इसमें कंडक्ट करता है पर्सन स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, इम्पार्शियल सर्वाइवल करता है सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसके कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी रहते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जैसे इसमें सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ में आ गया हमारा नॉलेज, स्किल्स और बॉडी स्ट्रक्चर,
इसमें सबसे मैनेजमेंट करते हैं। जब तक आप मतलब जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो आप जब इंटरव्यू दोगे तो आपसे वो पूछते हैं, तो आपका कुछ बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, बॉडी एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, आप में नॉलेज रहनी चाहिए, ठीक है। आप तुरंत तुरंत पर वो जो बोल रहा है, बात कर रहा है, और जो वो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरव्यू लेते लेते, आपको उसको एक तो लिसनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़ कह रहा है, ठीक है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हो गया। ऑल प्रोफेशन आर well based on well defined body of knowledge that can be acquired for education and training। इसमें क्या कह रहा है, प्रोफेशन रहने चाहिए आपके नॉलेज, जैसे आप में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक। और इसमें क्या आता है, हमारा आ जाता है मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। मैनेजमेंट जो है वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के में आता है सब। फिर दूसरा जो हमारा है, इसमें तीसरा लिख दिया, ये गलती से हो गया होगा आपका तीसरा, पर तीसरा नहीं है, दूसरा है, ठीक है। इसमें आ गया हमारा प्रोफेशन एसोसिएशन। इसमें थर्ड कैटेगरी जो है, द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोविजन इज दैट इट मस्ट हैव रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन एसोसिएशन विच परफॉर्म द फॉलोइंग रेगुलेटेड। पहला, दूसरा आता है ग्रांट सर्टिफिकेट, तीसरा क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गेटिंग एक्टिविटी प्रोफेशन, ठीक। इसमें क्या कह रहा है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ रहे हैं प्रोविजन की। इसमें पहला आता है हमारा रेगुलेटेड, मतलब चल रहा है। दूसरा आता है ग्रैंड सर्टिफिकेट, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रोफेशन का, जो वो है, जैसे मैं एजुकेशन का है तो मेरे पास, तो मैं एजुकेशन का सर्टिफिकेट डालूंगा, ठीक। उसमें उसका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए प्रोफेशन का, ठीक। अब इसमें आता है हमारा फॉर मैनेजर ऑल द इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन हैज़ बीन स्टैब्लिश। जो मैनेजर है वो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा ही वो मैनेज करता है प्रोफेशन पर, ठीक है। अब इसमें आता है तीसरा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, और चौथा बोलता है सर्विस मोटिव। आपको दोनों इकट्ठे पढ़ा देता हूँ। पहला है जो ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ये हमारा मेंबर ऑफ प्रोविजन आर बाउंड टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट। जो मेंबर मतलब प्रोफेशन उसका है, तो वो मेंबर है उस प्रोफेशन का, तो उसका कोई कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे हमारे दिल्ली का हो गया 110, जो साउथ दिल्ली का आता है कोड, वो आता है 110044। ऐसे ही इसका कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे हम प्रोफेशन मेंबर बनते हैं, जैसे हम मेंबरशिप करते हैं किसी क्लब या कुछ का, उसका कोड होता है ना, तो वो कोड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो इसमें दूसरा आता है वो आता है सर्विस मोटिव। द मेन मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज सर्व टू सोसाइटी। जो उसका मेन मोटिव होता है वो प्रोफेशन से ही सर्व करता है सोसाइटीज को, ठीक है। अब इसी का ही जो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का है ना, तो इसमें आता है एज फॉर अ मैनेजमेंट इज कॉन्कर्न देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट हैज बीन लेट डन। जो मैंने आपको पहला समझाया वो ही उसी पे ही निर्भर है, ये इसे चेप दिया है ये पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें दूसरे वाले में जो आपका है सर्विस मोटिव, इसमें आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में बी द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, बट नाउ अ डे इट डज नॉट होल्ड ट्रूथ एंड फास्ट चेंजिंग। इसमें क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर होता है। इसमें क्या है, आपका एक तो ट्रूथ सही भी रहना चाहिए, और एक तो फास्ट चेंजिंग। इसमें फास्ट, जैसे मैंने आज ऑर्डर करा रेस्टोरेंट पे, मैंने करा मोमोज, तो मोमोज के वहाँ पर क्या है, मोमोज उसमें वो कैसे बन रहा है, ठीक है, खाकर टेस्ट करेंगे तो उसकी वैरायटी को हम बताएंगे कि वो कितनी अच्छी है। और उसके जो सर्विस देने वाला है वो फास्ट चार्ज कर रहा है, या मतलब फास्ट डिलीवरी कर रहा है, या स्लो डिलीवरी कर रहा है, तो उसके मैनेजमेंट के ऊपर होता है। इसमें पहला टॉपिक आ रहा है हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इट विल बी beneficial the first understand the level of manage organization and then the level of management, ठीक। अब इसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट का तो हमने बता ही दिया कि इसमें क्या है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट में दो तरह के आ गए। पहला आता है
मैनेजरियल मेंबर एंड नॉन मैनेजरियल मेंबर, थोड़ा वो प्रोनाउंस में गलती हो गई होगी, उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैनेजरियल मेंबर इसमें आता है इन द कैटेगरी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, सुपरवाइजर एक्सेट्रा आर इंक्लूड। इसमें 3 तरह के होते हैं। इसमें आता है हमारा सीईओ, सीईओ जिसको हम बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर दूसरा आता है हमारा डिपार्टमेंटल मैनेजर। फिर तीसरा आता है हमारा सुपरवाइज़र। ये 3 ही होते हैं। और इसमें आता है हमारा दूसरा है नॉन मेजरेबल मेंबर। इन दिस कैटेगरी वर्कर्स आर इंक्लूड द प्लेस एट विच सच एम्प्लॉय वर्क इज़ नोन एज प्लेटफॉर्म एरिया। कुछ वर्कर्स जो हैं वो एक रेस्टोरेंट या उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्लेटफॉर्म एरिया पर ही कुछ काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें आते हैं नंबर ऑफ लेवल मैनेजमेंट। पहला आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट हैव डेफिनेट नंबर, ठीक है। पहला आता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। इन टॉप लेवल मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक्सेट्रा आर इंक्लूड। इसमें जो है जो हमारा है टॉप लेवल मैनेजमेंट में पहला आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ये 2 ही आते हैं जो मेन मोटिव होते हैं, मुखिया जिसको बोलते हैं मुखिया। ये 2 ही मुखिया होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के। इसमें कुछ है पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको। पहला आ गया डिटरमिनिंग ऑब्जेक्टिव, डिटरमिनिंग पॉलिसी, डिटरमिनिंग एक्टिविटी, एम्बलाइजिंग रिसोर्सेज, अप्रूविंग बजट, ठीक है। इसका कुछ बजट होता है, इसके कुछ रिसोर्सेज होते हैं। चलो हम बताते हैं पहले। डिटरमिनिंग ऑब्जेक्टिव हो गया द टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में हाई लेवल मीटिंग होती है जिसके ऑर्गेनाइजेशन पर वो करते हैं। डिटरमिनिंग पॉलिसी में ओनली एट दिस लेवल पॉलिसी रिलेटेड टू द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आर फॉर्म, ठीक। तीसरा आता है हमारा डिटरमिनिंग एक्टिविटी, डिफरेंट एक्टिविटी टू बी perform for fulfillment of an objective are fixed। चौथा आता है हमारा एम्बाइजिंग रिसोर्सेज, डिफरेंट एक्टिविटी टू बी परफॉर्म फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। इसमें आ गया लाइक कैपिटल, रॉ मटेरियल, फिक्स एसेट एक्सेट्रा। अप्रूविंग बजट में आता है हमारा बजट प्रिपेयर बाय डिफरेंट मैनेजर आर गिवन फाइनल सेप अप्रूवल इज गिवन टू द बजट, ठीक। अब दूसरा आता है हमारा मिडल लेवल मैनेजमेंट। अब इसमें आ गया हमारा मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट लाइज टॉप लेवल और लोअर लेवल। इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट भी आता है, लो लेवल मैनेजमेंट भी आता है। अब इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला हो गया हमारा इंटरप्रेटिव पॉलिसी, एप्रोप्रिएशन एम्प्लॉय, assigning necessary duty, motivating employee और creating corporation। पहला आता है हमारा इंटरप्रेटिंग पॉलिसी। एट दिस लेवल पॉलिसी फ्रॉम बाय टॉप लेवल मैनेजर आर इंटरप्रेटेड, ठीक। दूसरा आता है हमारा अपॉइंटिंग एम्प्लॉय। Every departmental manager appoint employee to fulfill the activity of his department. Assigning necessary duty. Departmental manager direct their subordinate about what to do, how they have to do it. Motivating employee में आता है middle level management, motivate their employee by various means so that they work मोस्ट इफिशियंटली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक। अब इसके अंदर जो हमारा आता है इसमें आता है क्रिएटिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन अमंग डिफरेंट डिवीजन इज रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुल अचीव कंपनी ऑब्जेक्टिव एज दिस इज डन बाय मिडल लेवल मैनेजमेंट, ठीक। अब तीसरा आता है लो लेवल और सुपरवाइजर लेवल और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सुपरवाइजर मैनेजमेंट। पहला आता है ओवरसीइंग इफेक्टिव ऑफ एक्चुअल वर्कफोर्स, इंटरेस्टिंग विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, इंश्योरिंग क्वालिटी एंड मिनिमाइजिंग वेस्टेज
मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड। ओवरसीइंग इफेक्टिव ऑफ एक्चुअल वर्क में आता है सुपरवाइज डायरेक्टली ओवरसी द इफेक्ट ऑफ द एक्चुअल वर्क फोर्स एंड गाइड देम properly. Interesting with the actual workforce, supervise interest with the actual workforce and pass on instruction of the middle level management to them, ensuring quality and minimizing wastage. Supervise is main try to maintain the quality of output. Maintaining safety standard. Supervise ensuring that safety the standard of the follow. मैंने आपको बस पढ़ा के समझा दिया, आप खुद ही समझ गए होंगे, इतने तो समझदार आप हो ही खुद। अब मैं बता देता हूँ। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पहला आता है प्लानिंग। इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड इन ऑर्डर। प्लानिंग is the direction of a future course of action to achieve a desired result। इसमें क्या है, प्लानिंग जो है वो थिंक मतलब सोचता है अपने द्वारा, ठीक। और इसमें जो होता है वो फ्यूचर के बारे में, उसके कोर्स के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में सोचता है। जैसे प्लानिंग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस फॉर कम्युनिकेशन ऑफ विच फॉलोइंग, जैसे सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट प्राइमरी, सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव, फॉलो अप एक्शन, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, आइडेंटिफिकेशन एडल्ट्राइजेशन कोर्स ऑफ एक्शन, एवल्यूटिंग एडल्ट्राइजेशन कोर्स आता है हमारा। इसमें दूसरा आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। इट रेफर्स टू हार्मोनाइज एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है, इसमें जो है ऑर्गेनाइजिंग कुछ पॉइंट है। जैसे पहला आता है हमारा आइडेंटिफाई डेवलपमेंट ऑफ वर्क। आइडेंटिफाई करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क के द्वारा, और डेवलपमेंट ऑफ वर्क भी आ सकता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, उसके कुछ ड्यूटी को असाइनमेंट करता है। स्टेबलिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, ठीक है। स्टाफिंग हो गया। इट रेफर्स टू फीलिंग एंड की फील्ड द पोस्ट विद पीपल। जैसे पहला आ गया सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, कंपनसेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, ठीक। डायरेक्टिंग हो गया हमारा। इट रेफर्स टू इंटरेस्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेशन एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। पहला हो गया सुपरविजन, दूसरा हो गया कम्युनिकेशन, तीसरा हो गया लीडरशिप, चौथा हो गया मोटिवेशनल। सुपरविजन हो गया। इट रेफर्स टू द मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबऑर्डिनेट एंड गाइडलाइन देम प्रॉपरली, ठीक। दूसरा हो गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इट रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट, आइडिया, फीलिंग एक्सेट्रा फ्रॉम मार्केटिंग हिम अंडर। इसमें क्या हो गया, आइडिया आता है, फीलिंग आता है, और अंडर स्टैंडर्ड दैम होते हैं इसके अंदर। तीसरा हो गया हमारा लीडरशिप। इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर इन सच मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट देम टू डू। जो लीडर है वो क्या करना चाहता है। मोटिवेशन इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस विच प्रोसेस टू वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ डिजायर ऑब्जेक्टिव, ठीक। कंट्रोलिंग हो गया। इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअली रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर रिजल्ट, ठीक। पहला आता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, एनालाइजिंग डिविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब आता है हमारा कोऑर्डिनेशन, थर्ड पार्ट। कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट होता है इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस दोज विच हार्मनी इज एस्टैब्लिश्ड among different activity of an organization so that organization objective can be successfully achieved। जो ये कोऑर्डिनेशन है वो एक हार्मनी है जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सक्सेसफुल अचीव होता है। अब दूसरा आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप इफेक्ट।
कोऑर्डिनेशन जो है वो इंटीग्रेट करता है ग्रुप इफेक्ट के द्वारा। जैसे द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इज फेल्ट व्हेन ग्रुप इफेक्ट इज नीड फॉर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या हो गया, हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो फेल्ट करता है ग्रुप इफेक्ट के द्वारा, नीडेड, उसको कुछ नीड होते हैं एकम्प्लाइजेज ऑफ एन ऑब्जेक्टिव के द्वारा। ठीक, इसमें आ गया हमारा कोऑर्डिनेशन इंश्योरिंग यूनिटी ऑफ एक्शन। द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज ऑफ क्रिएटिंग यूनिटी इन एक्शन। ठीक, दूसरा हो गया कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस process. It is not a job which can be performed once for and for full, but it need is felt at every step. Coordination is all pervasive function. Pervasive refers truth which is applicable to all spaces and place uniformly. Coordination is a रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। जैसे कोऑर्डिनेशन कुछ नीड्स होती है, पहला हो गया हमारा टॉप, मिडल, तीसरा हो गया लोअर मैनेजरेबल लेवल। इसमें अब इम्पोर्टेंट्स आते हैं, इसके कुछ इम्पोर्टेंट बता दूं मैं आपको। मैं इसलिए आपको पढ़कर बता रहा हूँ कि आप समझ जाओगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो आप क्या है, बोर्ड के अंदर जो सीबीएसई के द्वारा जो बोर्ड के अंदर क्लास 12 के अंदर बीएसटी में आप 95 96 क्रॉस कर सकते हो। मेरे सारे बच्चे 95 96 क्रॉस होने चाहिए, और मुझे पता है मेरे बच्चे सारे होंगे जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, जो भी मुझसे इंस्पायर होते हैं, और जो भी मेरी वीडियोस को देखकर कुछ, मैं सिर्फ ये नहीं है कि मैं वीडियो बनाता हूँ लाइक करने के लिए, लाइक्स करें लोग, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नहीं, मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि बच्चा जो मेरा वीडियो देखेगा, जो भी बच्चा मेरा वीडियो देखेगा तो वो मुझसे इंस्पायर होगा, और मुझसे इंस्पायर होने के बाद वो खुद उस चीज़ को, मेरी वीडियो को देखकर वो पढ़ सके, और उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा मेरी वीडियो को देखने के बाद, और वो खुद भी इंस्पायर होगा। ठीक है, जो बच्चा नालायक भी होगा वो भी मेरी वीडियो को देखकर इंस्पायर होगा और वो भी पढ़ने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ना कि ये नहीं है। बहुत लोग क्या है, जितने भी मैंने ट्यूटर देखे हैं यूट्यूब पर, वो सब क्या है, वीडियो तो बना देते हैं, वीडियो बनाकर डाल भी देते हैं, पर वो वीडियो बनाने के बाद क्या है, बस वो व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, बस वही सबसे ज़्यादा। मैं आज जितने भी आप लोगों ने देखे होंगे वीडियोस, जितने भी ट्यूटर के देखे होंगे, सब लोग यही करते हैं, उनका यही फंडा है कि बच्चों को गुमराह करना, और उन बच्चों को गुमराह करने के बाद उनसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर लेना। मैं तो ये चीज़ करता नहीं हूँ। मैं तो बस आपको, देखो, मैंने आप जब तक मैंने जितना भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ा है, मैंने पहला पार्ट भी पढ़ा है, देखा, मैंने आपको लाइक कमेंट कुछ नहीं बोला। बस मैंने जो भी पढ़ा है, मैंने बस बच्चा मेरा समझ जाए। अब मैं दूसरा भी आपको समझा देता हूँ, ये लास्ट ही पॉइंट है। पहले इसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला आता है हमारा साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस डे द सेल्स ऑफ डूइंग business is increasing day by day. All these people have to work together as a group despite this difference, which is not very tax functional differentiation. They may be a clash of interest among the various department in an organization. Such a situation become a very big hindrance in the achievement of organization goal. तीसरा आता है specialization in every organization. In order to avail the benefit of specialization, one main activity is divided into various sub activity, and each of these are allocated to different person who are accept in their particular sub activity. चौथा आता है interdependence of different process. The next major point which delicate the importance of coordination is that the various unit in organization are interdependent. आपने अब मेरे ख़त्म होता है ये लास्ट चैप्टर, ये पहला चैप्टर का पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 ख़त्म हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको मिलूँगा, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा मैं आपको अगली वीडियो में। ठीक है, आप मेरे भी
यूट्यूब चैनल पर 1 लाख के पार व्यूज़ करिए आप, 1 लाख के पार आप लाइक कमेंट और शेयर करिए, जैसे आप लोग और ट्यूटरों के कर रहे हो। और मुझे भी सपोर्ट करिए, मुझे भी आपसे ही इंस्पायर होता हूँ, मैं भी आपसे इंस्पायर होता हूँ। मैं बाहर से या बाहर देश से नहीं आया हूँ, मैं भी अपने हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ। जो भी मैं आपकी बस हेल्प कर सकता हूँ, मेरा तो यही फंडा है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, आप लोगों को पढ़ा सकूँ, आप लोगों को समझा सकूँ कि आप लोग भी मुझसे इंस्पायर होकर अपने देश का नाम रोशन करें। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिलता हूँ। ओके, सत श्री अकाल, गुड बाय, केम छो मजेमा, और गुड बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, गुड बाय, गुड बाय।